पॉलिटिकल साइंस, जिसमें वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की वेरियस थ्योरीज, जिसमें राज्य की अर्थात राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जिसमें पहला है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं सदी और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्रधानता थी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल, दूसरा है मानव नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं है। सिद्धांत के प्रतिपादकों में स्थित प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था मानते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या प्राकृतिक नियमों के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास। सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास राजनीति के दर्शन में इस सामाजिक समझौता राजनीति के दर्शन की तरह ही पुराना है तथा इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही क्षेत्रों में समर्थन प्राप्त हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति में तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस बात को अपनाया है कि अर्थ की अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा को वचन दिया। यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया। उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था और सामाजिक समझौते का फल है। इपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने इसका समर्थन किया और रोमन विचारकों ने इस बात पर बल दिया कि जनता राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग में भी यह विचार काफी प्रभावपूर्ण था और मैनगोल्ड और थॉमस एक्विंस के द्वारा इसका समर्थन किया गया। 16वीं और 17वीं सदी में यह विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए और लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे। रिचर्ड हकर्ड ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या की और डच न्यायाधीश ह्यूगो गोसियस, यूफोर्ड तथा स्पिनोजा ने इसका पोषण किया, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप में प्रतिपादन हॉब्स, लॉक एवं रूसो द्वारा किया गया, जिन्हें समझौतावादी विचारक कहा जाता है। इस सिद्धांत के कुछ आधारभूत बातों पर 3 विचारक के मत समान है। तीनों ही यह कहते हैं कि जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। इससे निकलने के लिए मनुष्य ने परस्पर समझौता हुआ और उस समझौते के आधार पर एक राजनीतिक समाज या राज्य का जन्म हुआ, लेकिन इनसे मूलभूत तत्वों के
बिस्तर में जाने पर तीनों ही विचारक के मत एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। समझौता सिद्धांत की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं, जिसमें पहले हैं थॉमस हॉब्स की बात। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे और राजवंशी संपर्क के कारण उनकी विचारधारा राजवंशी थी। उनके समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थक बीच तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। इस विवाद में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश की शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। आपने इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए उसने 1651 में प्रकाशित पुस्तक लेविएथन में समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। उसने सामाजिक समझौता की व्याख्या इस प्रकार की है, जिनमें पहला है मानव स्वभाव। हॉब्स के समय में चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सामने मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा। उसने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्म अभिमानी प्राणी है और सदैव शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। उसके बाद दूसरा, प्राकृतिक अवस्था। इस स्वार्थी, अहंकारी और आत्म अभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने और संभावित परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था सत्य की ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी। इस अवस्था में मानव जीवन दीन, असहाय, घृणित तथा पाशविक था। समझौते का कारण क्या था? जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। समझौता। नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। हॉब्स के मतानुसार यह समझौता प्रत्येक ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस शक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्थन कर दिया और यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई। यही राज्य का श्री गणेश है। उसके बाद नवीन राज्य का स्वरूप। हॉब्स के समझौते के द्वारा एक ऐसे राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई जिसका शासन संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शासित वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब जॉन लॉक का हम सामाजिक समझौते का सिद्धांत देखते हैं। जॉन लॉक इंग्लैंड का ही एक अन्य दार्शनिक था जिसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में प्रकाशित पुस्तक अपनी टू ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट में किया। इस पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता स्वीकार कर लिया गया। लॉक ने इसे अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। जॉन ने अपने समझौता सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार की है।
मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। लॉक ने अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया की भावना विद्यमान थी। मानव स्वभाव की इस सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती थी, बल्कि यह तो स्वयं की इच्छा, सहयोग, सुरक्षा की व्यवस्था थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, वरन उसके अंतर्गत यह गलत नियम प्रचलित था। तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के थे। अब देखते हैं इसके समझौते का क्या कारण था। इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कालांतर में व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं अनुभव हुई। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। लॉक के अनुसार यह असुविधा निम्नलिखित थी। प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। इन नियमों की व्याख्या के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी। इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। इस समझौते का कारण क्या, समझौता क्यों हुआ? तो समझौता लॉक के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया, परंतु लॉक के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते 2 किए गए, जिसमें पहला था पहले समझौता द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। इस समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा है। दूसरा, इस समझौते के अनुसार शासित वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है, परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसके द्वारा निर्मित कानून अनिवार्य से प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होंगे तथा वे जनता के हित में होंगे। नवीन राज्य का स्वरूप। लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत शासक और शासित के मध्य जो समझौता संपन्न हुआ, उससे स्पष्ट है कि सरकार और स्वयं एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, और वह लक्ष्य यह है कि शांति और व्यवस्था स्थापित करना और लोक कल्याण। लॉक इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल करता है हो जाती है यदि सरकार अपने देश में असफल हो जाती है तो समाज इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार लॉक के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार का अस्तित्व तथा रूप जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। हम तीसरा देखते हैं जीन जैकस रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या था। रूसो ने अपने सामाजिक सिद्धांत पर प्रतिपादन 1762 में प्रकाशित पुस्तक सामाजिक समझौता में किया। हॉब्स, लॉक के समान रूसो ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया था, लेकिन रूसो ने जिस प्रकार अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया उससे प्रजातंत्र का अग्रदूत बन जाता है। रूसो के द्वारा अपने सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार की गई। मानव और प्राकृतिक अवस्था। रूसो अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में लिखता है, मनुष्य स्वयं पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस वाक्य में रूसो ने इस तथ्य का प्रतिपादन हुआ करता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाइयों में बाधक बनती हैं।
प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। यह आदर्श बर्बर अपने में ही इतना संतुष्ट था कि उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और न किसी अहित करने की उसकी इच्छा थी। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी, परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक का नितांत अभाव है। समझौते का कारण क्या था? रूसो के अनुसार समझौते का कारण प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कारण उत्पन्न हो गए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। स्वार्थ तथा व्यक्तिगत संपत्ति के कारण भूमि पर अस्थायी अधिकार और इसके परिणाम स्वरूप मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार की इच्छा करने लगा तो शांति का जीवन नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा में थी। रूसो संपत्ति को समाज की अव्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानता है। प्राकृतिक अवस्था का रूप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। युद्ध और संघर्ष वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निर्णय किया। समझौता, रूसो के अनुसार समझौता इस असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकार का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह संपूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं और स्वयं रूसो के शब्दों में कहा जा सकता है, समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निदेशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के हस्तांतरण से सभी पक्षों को लाभ होता है। यही था रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। धन्यवाद।